भाग लेने वाला भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आज हमारे बीच में इस विशेष पत्र वार्तालाप के लिए जो है आपके बीच में है, जो पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सोच और जो जम्मू कश्मीर में राजनीति चल रही है, जिसमें कैसे एक दूसरे से विरोधाभास वाली पार्टियां आपस में जुड़ रही हैं और क्या एजेंडा है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। आदरणीय स्पष्ट मित्रों, जम्मू कश्मीर का यह चुनाव ऐतिहासिक दृष्टि से एक अद्भुत और पहला चुनाव है। यह पहला चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको याद हो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा 6 साल की होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था तो सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं की आयु बढ़ाकर 6 साल कर दी गई थी, जिसे झट से जम्मू कश्मीर असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। परंतु उसी संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड अडॉप्ट नहीं किया था, अर्थात जम्मू कश्मीर के सेकुलर स्टेट बनने के बाद का यह पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की भागीदारी, अर्थात एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलने के बाद का यह पहला चुनाव है। ग्रास रूट स्तर पर डेमोक्रेसी यानी पंचायती राज स्तर तक लोकतंत्र की शक्ति को पहुंचाने के बाद का यह पहला चुनाव। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं यह ऐतिहासिक और पहला चुनाव है, और एक लंबे दौर के बाद, सिर्फ उस दौर को छोड़कर जब यहां से लोग अनअपोज्ड हो जाते थे, चाहे 1951 का दौर हो, 57, 52, 67, 80 के दशक तक वो स्थिति रही कि तमाम सीटों पर कोई चुनाव ही नहीं लड़ता था। अब उस दौर के बाद से छोड़ दें तो एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब घाटी में पाकिस्तान के झंडे नहीं दिख रहे हैं। एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब आईएसआईएस के झंडे नहीं हैं, इंडियन आर्मी गो बैक का स्लोगन नहीं है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, और लेके रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी के स्लोगन नहीं है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार, सभी वर्गों को सम्मान, संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना और उसके साथ देश विरोधी शक्तियों को नियंत्रित करने के बाद का यह पहला चुनाव है। और एक और दृष्टि से पहला चुनाव है। भारत के इतिहास में जब भी कभी कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठता था तो लंबे समय तक यह स्थिति रही कि ले देकर एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ी रहती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बदली है कि एक ले देकर चाइना उनके साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। अर्थात डिप्लोमैटिकली यानी कूटनीतिक दृष्टि से भी ये भारत का पहला चुनाव है, और एक और दृष्टि से बहुत अलग चुनाव है। बहुत से लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और वो भूल जाते हैं एक दौर ये भी था जिसको कश्मीर को कहते हैं कि सूफियों का बहुत बड़ा सेंटर था, और सूफियों की एक बड़ी फेमस दरगाह चरारे शरीफ जलाकर खाक कर दी गई थी, और उसके बाद जलाने वाला मस्कुल पाकिस्तान भाग गया था। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। एक वो दौर था, और एक आज का दौर है जब 33 साल के बाद मुहर्रम का शियाओं का जुलूस भी शांतिपूर्वक निकलने में सफल रहा है। अर्थात मुस्लिम समाज की दृष्टि से भी शांति और व्यवस्था कायम होने के बाद का ये लंबे समय के बाद का पहला चुनाव। तो मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, और इसके लिए जो साहस हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए।
इसके बाद वो दर्द की रात तो गई और नई सुबह की जो किरण दिखना शुरू हुई है, उसने वो बदलाव की एक नई इबारत आसमान पर उभरती हुई नजर आ रही है। पहली बार जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 2 करोड़ टूरिस्ट आए। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसे 2 एम्स मिले, अन्यथा सभी राज्यों को केवल 1 एम्स मिला है। पिछले 4 वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र में ही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको ध्यान हो तो आर्सलर मित्तल के साथ HPCL का ज्वाइंट प्रोजेक्ट आने वाला, जो यहां बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होगा और उससे भारी मात्रा में जॉब का सृजन भी होगा। पूरी रियासत में जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 1,25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। विकास की सोच वहां तक पहुंची है कि 500 से अधिक आबादी के लगभग सारे गांव ग्रामीण सड़कों से कनेक्ट कर दिए गए हैं। 7 या 8 गांव रह गए हैं जो 500 से अधिक आबादी के हैं और जहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई है उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है। जियो टैगिंग, चाहे यहां का अनारदाना हो या केसर हो, उन सब की जियो टैगिंग प्रोडक्ट की करके ताकि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में एक अच्छा प्रभावी स्थान मिल सके, वो भी व्यवस्थित किया गया है। और बाकी मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जाना सकता। बहुत से लोगों ने आपको सारी बातें बताई होंगी कि फिर वो चाहे श्रीनगर जम्मू का एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली कटरा का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो हो, या सबसे लंबी टनल हो, और या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर बना के दिखाया है। ये दर्शाता है कि किस तरह का बदलाव इस सरकार के आने के बाद आया है और किस तरीके की लगाव, बदलाव के साथ साथ लगाव भी मैं बताना चाहता हूं हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो अपनी पहली दिवाली बनाई थी वो अपने घर में बैठ कर नहीं बनाई थी, इसी जम्मू कश्मीर की सरहद पर सेना के सैनिकों के साथ बनाई, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री के रूप में पारी का आगाज ही जम्मू कश्मीर के साथ गहरे लगाव के साथ किया था। मगर इस चुनाव में एक और स्थिति यह है कि ये 2 हालात के बीच में चुनने का मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। मैंने कहा एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी ने दिवाली मनाई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, और एक वो दौर था, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे शिंदे जी का वक्तव्य, जो उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर रहते हुए डल लेक के ऊपर जाने में उनकी हालत क्या होती थी। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि एक वो दौर था, जिसे कहते हैं ना, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तो मैं उस दौर के लिए कहना चाहूंगा लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी और खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम कि गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी हुई थी। मगर आज वक्त बदला है। आज के गृह मंत्री ऐसे हैं कि उन गृह मंत्री को देखकर बहुत से लोगों की छाती फटने लगती है जो भारत विरोधी मंसूबे रखते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के ये चुनाव में 2 रास्ते हैं। एक है तरक्की की नई सुबह का रास्ता और दूसरी है तबाही की पुरानी बर्बादी का रास्ता। एक गठबंधन, जो इंडी गठबंधन और जो अन्य पार्टियां हैं, ये उस तबाही के पुराने रास्ते पे ले जाना चाह रही हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बोला है कि 3 परिवारों ने अपनी जागीर की तरह इस रियासत को चलाया और तबाह किया। उसे अगर मैं कहना चाहूं AGM, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। अब AGM का नहीं, आवाम की हिकमत का वक्त है। अब आवाम यह तय करेगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कौन होगा। ये 3 परिवार अपनी खानदानी जागीर समझकर इस रियासत की सियासत को अब तय नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ ही मैं 1-2 गंभीर प्रश्न भी पूछना चाहता हूं।
अभी आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में एक ऐसी सांसद इल्हान उमर से मिले जिसने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। ये कांग्रेस पार्टी के समय में भारत की संसद का यूनानिमस रेजोल्यूशन है, सर्वसम्मत रेजोल्यूशन है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत की संसद के इस सर्वसम्मत प्रस्ताव को, यूनानिमस रेजोल्यूशन का आपने अपमान क्यों किया? दूसरा, आपकी पार्टी की सरकार के समय में यह हुआ है, उसका अपमान क्यों किया? और तीसरा, आपने अपने पुरखों के समय में, आपकी खानदान की सरकार थी, उनके समय में हुआ है, अपमान क्यों किया? और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम की इस भावना का अपमान क्यों किया? और फिर आपने भी देखा कि उनके जो सहयोगी हैं वो भी नई नई भाषा बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि धारा 370 हम दोबारा रेस्टोर करेंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, और वो सिर्फ इतना ही नहीं है, फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके सबसे सीनियर नेता हैं, वो 2020 में क्या बोल चुके हैं कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हम चाइना की सहायता लेंगे। आई वॉन्ट ए क्लियर कट आंसर फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस बोथ। 2016 फारूक अब्दुल्ला साहब बोल चुके हैं कश्मीर में 1953 से पहले का स्टेटस बहाल करेंगे, यानी जहां 2 कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्राइम मिनिस्टर होते थे। So I want a clear-cut answer from Congress and National Conference. फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान के लिए माफी मांगेंगे या आप उस पर कायम हैं? और मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, एक दौर वो भी था, लोग भूल जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब कश्मीर में 90 के दशक के बाद आई एक पुरानी घटना, लोगों को याद नहीं होगी। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? इसी जम्मू कश्मीर में हुआ था। 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में भारत और वेस्ट इंडीज का मैच, उसमें भारतीय टीम की हुटिंग, भारतीय टीम के ऊपर सामान फेंका गया, भारत के खिलाफ नारे, मैच भारत और वेस्ट इंडीज का और नारे पाकिस्तान के समर्थन में। कौन था सेंटर में? इंदिरा गांधी की सरकार थी भाई, जिसको आप बहुत ताकतवर कहते हैं, और यहां फारूक साहब थे। यही अलायंस था उस समय भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां थी, फारूक अब्दुल्ला साहब जहां तक मुझे याद है सीएम थे और इंदिरा गांधी वहां। सोचिए, वहां से विष के बीज बोते बोते हालात यहां तक पहुंची। उसके बाद भी उनकी पार्टी की जो हालत है उसमें वो कहते हैं राहुल गांधी डरो मत भाई, ये तो पहले अपने उससे पूछ लो, गृह मंत्री से। और इसी जम्मू कश्मीर में एक स्थिति ये भी थी कि 1988 से 98 तक लाल चौक पे राज्यपाल भी, गवर्नर भी झंडा नहीं फहरा पाते थे। और उस जमाने में भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री युवा नेता के रूप में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा के साथ आके 26 जनवरी 92 को झंडा फहराया था। ये मोदी जी की हिम्मत थी, और वो डरो मत वाली पार्टी के गृह मंत्री की क्या हिम्मत थी वो आप अभी सुन चुके हैं। ये दोनों पार्टियों की हिम्मत और हिकमत, दोनों में जो अंतर है वो साफ होता है। और आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अभी खड़गे साहब कल बोल के गए कि 20 सीटें और आ जाती, तो ये लोग जेल में होते हैं। पहले तो बहुत आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है। कौन जेल में गया ये अदालतें तय करती हैं, सरकारें नहीं तय करती हैं। किसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है या 20 सीटें कम और ज्यादा, या 20 पे तो आपकी मेजॉरिटी भी नहीं हो जाती, 20 सीटें कम या ज्यादा पे तय होगा। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जेल जाने वालों की इतनी फेहरिस्त है, आप खामखा में 2014 के बाद की मोदी जी की सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं 50,000 के, वो 2013 अक्टूबर में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। आपके नेता सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए,
झारखंड के सीएम मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए। मायावती मुलायम सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे 2006 में जारी हुए। 1997 में लालू यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई। राजीव गांधी पे आरोप लगे 87 में, एफआईआर हुई 90 में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ। खड़गे साहब, आपको कुछ याद ही नहीं है? 30-35 साल से जेल से अंदर आने जाने का एक लोकसभा में उनसे चुनौती से पूछना चाहता हूं, जो बता दे इंडी गठबंधन के किसी दल के किसी भी नेता ने पिछले 35 सालों में कोई एक लोकसभा जिसमें जांच एजेंसी और अदालतों के चक्कर भ्रष्टाचार में न काटे हों। मगर अब यहां मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। खड़गे साहब, आपने कहा कि ये 20 सीटें और आ जाती तो फला जेल में होते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ख्वाबों ख्यालों वाली आपकी सीटें आ जाती तो जेल से बाहर कौन होता? यासीन मलिक, शब्बीर शाह, जहूर अहमद, आसिया अंद्रावी, जितने भी पत्थर चलाने वाले थे सब बाहर आ जाते। जितने भारत के खिलाफ बोलने वाले थे सब बाहर आ जाते। हमारी सरकार आने के बाद हमने न हुर्रियत नेताओं से कभी बात की, न उन्हें पाकिस्तान से बात करने की। उस दौर में वो आते थे दिल्ली तो जलवाए जलाल से रेड कारपेट वेलकम के साथ जलवा अफरोज होते थे, और अब आते हैं तो एनआईए और ईडी की पेशी में आते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि आपके ख्वाबों ख्यालों में अगर आपकी सत्ता आती तो जेल से बाहर कौन कौन होता? दिल के अरमान तो उसमें हैं। दूसरा, अगर आप 370 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो सारे हक और हुकूक जो एससी, एसटी, ओबीसी को मिले हैं समाप्त करने की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज दोबारा उसी परिस्थिति में पहुंचेगा, और कश्मीर की लड़कियों को शादी करने के लिए जो बंदिश थी, क्या वो बंदिशें फिर दोबारा लागू होंगी? इसलिए मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि वो साफ साफ ये बताएं कि आप राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते में रोड़े बनकर क्यों खड़े हुए हैं, और जो मैंने कहा जेल से किस किस को बाहर निकालने की तमन्ना आप दिल में संजोए हैं। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों से, आम जनता से, कि देश बदलाव के एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हम साथ दें। तो उनकी तरफ से ये लाइन कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। धन्यवाद। सर, एक सवाल रहेगा। जिस तरह से आप खड़गे जी की इस समय बात कर रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक आश्वासन दिया है कि अगर एनसी कांग्रेस की सरकार आती है तो 5 वादे जो है वो मुख्य तौर पर उन्होंने रखे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उन्हें 25 लाख तक का जो है इंश्योरेंस मिलेगा, और साथ ही साथ जो लोन इंटरेस्ट है वो 5 लाख तक फ्री रहेगा, महिलाओं को 3000 रुपया मिलेगा। इस तरह के वादे जो है उन्होंने किए हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टो जो है उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। खड़गे जी की बात का 2 पॉइंट पर उत्तर देता हूं। उनसे पूछिए आप जिस राज्य के हैं वहां क्या हुआ? कर्नाटक में वादे किए थे, मिला कुछ नहीं, खटाखट खजाना होने लगा सफाचट, और एससी एसटी फंड का पैसा आपको अपनी गारंटी स्कीम के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। अच्छा, यहां पे वो खटाखट वाला वादा नहीं किया है। यहां सरकार आई, कुछ तो कहना चाहिए था, चलो केंद्र की सरकार नहीं है, राज्य की, कुछ तो कहते 4000 5000 खटाखट देंगे। और दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं, आपके जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल, क्या हुआ वादे में भाई? कंगाली के कगार पे पहुंच गई वहां की सरकार। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि साहब तनख्वाह मत लो। तो बस मुझे लगता है खड़गे साहब जम्मू से खड़े होकर बगल में देखें तो हिमाचल की अपनी सरकार देख लें, और दूर तलक नजर जाए तो अपने खुद का राज्य कर्नाटक देख लें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
सर, जिस तरह से कल इंजीनियर रशीद बाहर आए हैं, उस पर जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दिया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार के जो तत्व हैं उन्हें राजनीतिक और नैतिक प्रश्रय, बोथ पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट यहां की पॉलिटिकल पार्टीज देती रही हैं और इसी कारण यह स्थिति रही। मैं इस संदर्भ में एक पॉइंट जब आपने कहा है तो मैं फिर बात कह देना चाहता हूं। जिस तरीके की बात अफजल गुरु को लेकर बोली थी उमर अब्दुल्ला साहब ने, कल राहुल गांधी अमेरिका में थे। कल का दिन क्या था? 11 सितंबर। ये 9/11 का दिन था ना। 9/11 अमेरिका की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट था। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई अमेरिका की विदेशी विपक्षी पार्टी दिखाइए जिसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो और कहा हो कि सिक्योरिटी लैप्स है और सरकार इस्तीफा दे। उसके जो मुख्य आरोपी थे खालिद शेख मोहम्मद अट्टा, उसके पक्ष में कोई अमेरिका के अपोजिशन पार्टी का कोई बयान दिखाइए, टीवी चैनल में बोलता हुआ दिखाइए। यहां पे पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले के पक्ष में बोलते हैं। इसलिए ऐसे तत्वों की हिम्मत बढ़ती है और वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोले, हमारी पार्टी के खिलाफ बोले वो अलग बात है, वो देश और मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। सुधांशु जी, आपने हिमाचल की बात की, अभी शिमला में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं राहुल गांधी से कहूंगा, डरो मत, इतनी हिम्मत तो करो कि ये कह सको कि जो अवैध निर्माण है वो हम ढहा देंगे। मुझे लगता है इतनी डरी हुई सरकार तो कभी देखी नहीं जो अवैध निर्माण प्रूव होने के बाद भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, बाकी कलम क्या उठाएगी। सुधांशु, एक सवाल ये होता है कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ उसके बाद राष्ट्रवाद कश्मीर में बढ़ गया। आज हम देख रहे थे जो क्राउड इंजीनियर रशीद के पास उनके साथ, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमन हम चाह रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान पर अमन किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए हमारे तरीके। देखिए, उनके अमन का मुजाहिरा पिछले 30-35 सालों में हो चुका था। वो अमन वो था जहां गोलियों की गड़गड़ाहट थी, ISIS के झंडे थे और कोई भी भीड़ निकलती थी स्टोन पेल्टिंग करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को मार देते। कर्नल फैयाज थे, उनको मार देते। भारतीय सेना का एक आर्मी का सोल्जर था औरंगजेब, उसको मार देते। तो मुझे लगता है साहब, हमारी सरकार रहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑपरेशन ऑल आउट हमने अपनी सरकार रहते शुरू किया और इनकी हिम्मत जानते क्यों बढ़ती है? किया था आपने? नहीं सुनिए तो मैं बता रहा हूं, हिम्मत क्यों बढ़ती है। जब तक जम्मू कश्मीर की सियासत में उन लोगों को ताकत मिलती रहेगी जो कहेंगे कि अफजल हालात का मारा था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था और भारत का आर्मी चीफ सड़क छाप गुंडा था। ये लोग उस मानसिकता को करते हैं और वो मानसिकता अब कम होनी शुरू हुई है और इसीलिए जम्मू कश्मीर अमन की राह पर आ चुका है। सुधांशु जी, सवाल ये है, गणेश चतुर्थी को लेकर प्रधानमंत्री कल CGI के घर गए, उसको लेकर संजय राउत ने बयान दिया है कि जब तक राजनेता जो हैं वो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों के मन में संशय पैदा होगा। उन्होंने कहा कि CGI को जो महाराष्ट्र के रिलेटेड जो सुनवाई हो रही है उससे अपने आप को अलग कर देना चाहिए। किस तरह से देखते हैं ये जो महाराष्ट्र में अलायंस है, वो सवाल उठा। महाराष्ट्र में अपने को छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का दावा करने वाले और किसी जमाने में, बात तो छोड़ दीजिए, किसी जमाने में हिंदू पार्टी होने का दावा करने वाली महाराष्ट्र की पार्टी के किसी नेता को अगर गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री के जाने पर आपत्ति होने लगे तो समझिए सियासत में उनका पानी नाक और सर से ऊपर जा चुका है। सर, कर्नाटक में जिक्र किया था, जिस तरह से ये खबर आई है कि मंड्या में जो कर्नाटक के वहां पर जो गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर गणेश विसर्जन का वहां पर जो है पत्थरबाजी हुई है और हुड़दंग वहां पर मचाया गया, किस तरह से देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है कर्नाटक में, तब से ऐसे बहुत सी घटनाएं निरंतर होती चली जा रही हैं। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के बाहर ब्लास्ट की घटना अब भारत में होनी बंद हो गई, इसलिए वो रामेश्वरम ब्लास्ट भी वहीं पे हुआ था। ये वहां की सरकार की। Yesterday it was a donkey from his side. He said if you get 20 seats, many of them will be behind bars. Now today he is once again resorting to Panoti Bhash
he said that wherever the Prime Minister had laid the foundation stone, either the bridge has crumbled, the building has fallen. Even he went to the extent of saying there had been seepage in Ramchandra. So how do you react to the statement of Gandhi? ये अब कहना नहीं चाहिए पनौती जैसा शब्द यूज करने में। वो जब से उनके खानदान के चश्मो चिराग सत्ता में आए हैं तो पार्टी के लिए कैसी पनौती साबित हुए हैं कि 138 साल के इतिहास में कांग्रेस पहली बार तीसरे अटेम्प्ट में 3rd डिजिट नहीं टच कर पाई। हम मतलब ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, परंतु अगर खड़गे जी ने कहा है तो आप सोचिए उनके पिताजी 400 सीटें लेके आए थे राजीव गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ शानदार 44, उसके बाद दूसरा चुनाव 52 और तीसरे में 99 पाकर तो वो नशा है कि वो नशा आंखों से लेके हाथों तक मचलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है मैं खड़गे जी के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप पनौती को देखना चाहें तो कबीर का वो दोहा याद रखिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोई। सुधांशु जी, अगर भारत का दावा है कि वो अपने दम पे सरकार बनाएगी, अपने दम पे अगर चुनावों के बाद ऐसे रिजल्ट आते हैं कि भाजपा बहुमत लेकर नहीं आती है तो बहुमत कम आता है, तो क्या भाजपा बीजेपी के साथ जाना चाहेगी या एनसी के साथ जाना चाहेगी? पहले तो जा चुकी है। कश्मीर की जनता से जो प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है उस पर हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर बस एक आध सवाल और कोई, काफी सवाल हो गए, एक सवाल कोई और। खड़गे जी ने कल आपका हो चुका है, कहा था कि अगर कांग्रेस के पास 20 से 20 सीटें और आ जाती तो बीजेपी के बड़े नेता जो है वो सलाखों उसका उत्तर दे चुके हैं भाई साहब। वैसे तो मैं एक और बात बता दूं, खड़गे जी याद रखें 200 से ऊपर सीटें थी कांग्रेस की 2009 से 14 तक, और जमीन आसमान का कुलाबा एक कर दिया था हमारे नेताओं को अंदर रखने के लिए। और कोर्ट का जो जजमेंट है अमित शाह जी के बारे में पढ़ लीजिए, जजमेंट में न सिर्फ बरी किया बल्कि ये कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो उनसे कहिए, वो जो पुराना गीत था ना, एक गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, अब इनकी तो तारीफ में मतलब ऐलान उमर भी आ चुकी हैं, पन्नू भी आ चुके हैं, पाकिस्तान भी आ चुका है, और अब पुराना याद हो वीडियो तो हाफिज सईद भी बोल चुका है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, खड़गे जी और कांग्रेस की नाकाम सियासी हसरतों के जनाजे के लिए, कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा।